हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एकदम नया टॉपिक अलजेब्रा का, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सारणिक और जो आव्यूह है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसके बारे में हम A to Z जो है डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल भी एकदम ज़ीरो से एडवांस लेवल वाला लेक्चर होने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक जो है मैं यहाँ पर स्किप करने वाला नहीं हूँ। आपको हर एक टॉपिक वन बाई वन मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक वाला क्लास है और देखना आपको मज़ा आ जाएगा, लास्ट तक वीडियो आप देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि जो भी लेक्चर नोट्स है, जो कि फ्री पीडीएफ्स है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहाँ आपको इस लेक्चर का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग उससे नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं समझा ही दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम पहला लेक्चर है अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम मैट्रिक्स, ठीक। तो मैट्रिक्स जो है इसको हम बोलते हैं हिंदी में जनरली आव्यूह के नाम से जानते हैं। अब आव्यूह क्या होता है? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और अ कॉम्प्लेक्स, इन रोज एंड कॉलम्स। आपको रियल नंबर्स के बारे में पता होगा। रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, रियल नंबर्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एकदम बेसिक से डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए, रियल नंबर्स में जनरली हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं। रियल नंबर में हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर के सेट आते हैं। नेचुरल नंबर के बाद सब के सब होल नंबर्स के सेट भी आ जाते हैं। होल नंबर्स के बाद जो है सब के सब इंटीजर्स के सेट आ जाते हैं। इंटीजर्स के सेट के बाद जो है रैशनल नंबर के सेट आ जाते हैं। रैशनल नंबर के सेट के बाद जो है आपके इरेशनल नंबर के सेट आ जाते हैं। एंड इन सभी जो नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर्स को अगर मैं मिला दूं, तो सभी नंबर्स को मिलाने के बाद जो हमारा नंबर बनता है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, क्लियर। और रियल नंबर्स, अब इन सारे नंबर्स को एक और प्रकार का नंबर होता है जिसमें x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी नंबर होते हैं, ये रियल नंबर जितने भी हैं, वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, मैंने वैसे आपको बता दिया है। हालांकि इसमें देखिए, अगर मैं रियल नंबर की, अगर रियल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ रियल नंबर, रियल नंबर इज़ नथिंग बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर, हम यहाँ पर इसको यूनियन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम यहाँ पर यूनियन के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि ज़्यादा और सही रहेगा कि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी सही है कहीं ना कहीं। देखो, होल नंबर एक प्रकार से नेचुरल नंबर ही है, वो उसमें नेचुरल नंबर पूरा है। इंटीजर के सेट में कहीं ना कहीं पूरा होल नंबर होता है, ठीक। ऐसे ही रैशनल नंबर के सेट में कहीं ना कहीं पूरा इंटीजर होता है। ऐसे ही रेशनल नंबर के सेट में कहीं ना कहीं पूरा जो है आपके सारे नंबर्स मिल जाते हैं। हालांकि इरेशनल नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स है ना, इन सभी नंबर्स को मिला करके, इन सभी नंबर्स, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है जो कि हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर जो है उसको हम रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक mn मैट्रिक्स है जिसको हमने A से डिनोट किया है, और उसके सब के सब जो है यहाँ पर आपके क्या कहते हैं, जो एलिमेंट्स है, ये वही एलिमेंट्स है जिसको हम रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं। A11, A12, A21, M1, M2, Mn, तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स है mn मैट्रिक्स है ये, क्योंकि m रोज है और n यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉलम्स है, क्लियर है। अब ना देखो, ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या। देखिए, मैट्रिक्स का जो यूज़ है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा है। अब अगर डेली लाइफ की मैं अगर बात करूँ, तो डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अब आपको लगता होगा कि ये सिंपल सा कैलकुलेशन है और सिंपल सा जो है यहाँ पर दे दिया जाता है, इसको एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। कई बच्चे 12th में भी ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव से हमें हो सकता है कि इस टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट ना आए। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स के यूज़ का, इसका रियल एप्लीकेशन का, तो बहुत ज़्यादा है। आप इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पर भी मैट्रिक्स का यूज़ प्रॉपर है, ठीक है। आप चाहे किसी एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाओ,
वहाँ पर भी मैट्रिक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। आप इवन कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, वहाँ मैट्रिक्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स को ऐसे ही हमें अदरवाइज़ नहीं लेना है, इसको हमें पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी कहीं ना कहीं एक टीचर बनने वाले हैं और स्कूल में कहीं ना कहीं आप भी जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अधूरा ज्ञान देने से बेहतर है कि आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए, वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका वाकई में हम दैनिक जीवन में कैसे हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये चीज़ हम बच्चों को सिखा पाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है आगे जा कर के बहुत आगे बढ़ेंगे, है ना, वो अच्छा बन सकते हैं और वो भी कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट पर चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं, और जो मैट्रिक्स है उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमेशा के लिए हम यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ, इट इज़, यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ लाइक ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, है ना, इस प्रकार से कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, मतलब जो मैट्रिक्स को हम नोटेशन देते हैं वो हम कैपिटल लेटर में ही हम इसको जो है क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्लियर है। तो मुझे लगता है कि जो मैट्रिक्स जनरली डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पहला मैट्रिक्स मैंने लिया है जो कि है 1 2 3 4 है, ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है। जनरली इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को देखते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखते हैं। तो जितने भी इस प्रकार की लाइनें होंगी ना, जितने भी इस प्रकार की लाइनें होंगी वो हमारे रोज़ होंगे, स्तंभ होंगे। जितने भी इस प्रकार की लाइनें होंगी वो हमारे सब के सब क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स है, कितने लाइन इस प्रकार से हम खींच पा रहे हैं, 2 लाइन हम जो है इस प्रकार से खींच पा रहे हैं। तो जब 2 लाइन हम इस प्रकार से खींच पा रहे तो इसका 2 इसके नंबर ऑफ़ रोज़ हो जाएंगे। जो पहला वाला नंबर मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ़ रोज़ को डिनोट कर रहे हैं। किसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ रोज़। दूसरा वाला जो है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें हमेशा के लिए, जब भी हम मैट्रिक्स में उसके ऑर्डर की बात करते हैं या फिर उसको लिखने की बात करते हैं कि हम कितने नंबर ऑफ़ रोज़ है और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, तो उसमें हम जो है पहले नंबर ऑफ़ रो लिखते हैं, फिर बाद में हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 × 2 जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा। जनरली बताऊंगा मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है इस प्रकार से, ये रेक्टेंगुलर अरे है, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया है, यही इसका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला आप देख सकते हो 1 है, 3 है, 4 है, 8 है, -1 0 है। इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 1 2, 2 रो हो गए। कॉलम्स कितनी है, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 × 3 हम लिखेंगे। ऐसे ही इस प्रकार से यहाँ पर बोलेंगे 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो 3×3 का जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इस वाले में कितने रो है, 1 2 3 4 रो है ना। इस प्रकार की लाइनें हम 4 बार खींच पा रहे हैं, तो 4 रो है। और ऐसे ही जो है हम एक बार खींच पा रहे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 4 × 1 का हो जाएगा, 4/1 का हो जाएगा। हम इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से हम इसको जो है रीड करते हैं। नाउ अब जो है यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वैसे तो मैंने अभी बताया ही है आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इट्स डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब यही होता है कि उसके अंदर कितनी एलिमेंट्स है। सिंपल सा लॉजिक है कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो यही बता रहा है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, उसका डायमेंशन बता रहा है। which is defined by the number of rows and number of column it has. It is expressed in the form of m into n, read as m/n। तो देखो डायमेंशन से ये हमारा मतलब है कि उस मैट्रिक्स की साइज कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। अब मान के चलिए कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज़ है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो बताता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। एग्जाम्पल वही है। तो पहला वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर इसके 2 रो है, 2 कॉलम है।
तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। इस वाले की बात करूँ, इसमें हमारे पास 2 तो रो है और कॉलम हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर जो है कितना हो जाएगा, 2 × 3। और जनरली मैंने आपको बताया ना अभी कि ऑर्डर ये बता रहा है किसी मैट्रिक्स का कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, देखो इसमें 2 × 2 करोगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही इसकी मैं अगर बात करूँ 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, और 6 अगर इसमें एलिमेंट है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहाँ पर है हमारे। सिमिलरली इसके ऑर्डर की मैं बात करूँ इस वाले थर्ड वाले एग्जाम्पल की, थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 रो है और 3 हमारे पास कॉलम है, ठीक है, 3 रो है और 3 यहाँ पर कॉलम है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ फोर्थ एग्जाम्पल की, तो देखो 1 2 3 4 रो है इसमें, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 1 का जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वीडियो सही लगे आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ चैनल में अगर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आप ही लोगों के लिए है ताकि आप लोग कुछ अच्छा कर जाओ। और बेसिकली हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है LT ग्रेड, GIC, DSSB, PGT, TGT, नवोदय विद्यालय समिति, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए हमारा चैनल जो है हेल्पफुल है। इसमें हम वीडियोस अपलोड करते हैं। देन साथ ही साथ इसमें हमारे चैनल में CSIR नेट और गेट, IIT जैम जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आप लोगों को करवाया जाता है। तो जितने भी प्रकार के टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की तैयारियां हमारे यहाँ पर करवाई जाती है। तो आप लोग इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। नोट्स के वाले बता ही दिया है, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और मेरे चैनल में आप लोगों को जो है ज्वाइन करना है, इसमें मैं सिर्फ आपको कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम रो मैट्रिक्स देखते हैं। देखो नाम से हमें चीज़ों को पता लगानी है। रो मैट्रिक्स मतलब जो है पंक्ति आव्यूह, हम इसको कह सकते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। मैं लिख देता हूँ आपको, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ये कहता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होना चाहिए, इसके अलावा कोई पंक्ति नहीं होना चाहिए। जैसा अ रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ रो 1 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 होंगे। नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ रो इसमें हमारे पास एक ही होना चाहिए। क्लियर? एक ही रो होना चाहिए। एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 1 2 3 ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है। मैं इस टाइप की लाइन जितनी बार खींच पाऊंगा ना, ये जो सीधी लाइन आप लोग देख रहे हो, इस सीधी लाइन को मैं जितनी बार खींच पा रहा हूँ उतनी रो है, और मैं इस प्रकार की खड़ी लाइन जितनी बार खींच पाऊंगा उतने कॉलम है, ठीक है। तो देखो इसमें कितनी बार खींच पा रहा हूँ, एक बार खींच पा रहा हूँ, और इसमें खड़ी लाइन कितनी बार खींच पा रहा हूँ, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखना है एंड देन नंबर ऑफ कॉलम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रो कितनी है, एक रो है, कॉलम कितनी है, 3 कॉलम है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जांपल आपको बेहतर समझ में आया। अब आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, पंक्ति आव्यूह जिसको हम बोलते हैं। अब पंक्ति आव्यूह में अगर कॉलम, रो मैट्रिक्स में अगर एक रो हो रहा है तो कॉलम मैट्रिक्स में ऑब्वियसली बात है एक ही कॉलम दिखना चाहिए, और बाकी जितने भी नंबर ऑफ रो हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम आपको दिखेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैं 3 लाइनें खींच पा रहा हूँ, और इस प्रकार से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच पा रहा हूँ। तो इसका मतलब रो यहाँ पे 3 हो गया, कॉलम यहाँ पर कितना हो गया। ऑर्डर की मैं अगर बात करूँ, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 यहाँ पर रो है, कॉलम हमारे यहाँ पर 1 है, ठीक है ना आसान। मैट्रिक्स वैसे भी इतना टफ नहीं है, आप एग्ज़ाम में इसको इजीली करके आ सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसको सही से लिख देता हूँ मैं, चलो इसको पूरा ही मिटा देता हूँ मैं, कॉलम्स, ठीक है।
नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ऑर्डर शुड बी सेम। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप देख पा रहे हो कि ये मैट्रिक्स है 1 5 4 3, तो इसमें जो ऑर्डर रो है कॉलम है वो हमारे पास बराबर है, इसमें भी रो और कॉलम आप देख पा रहे हो कि बराबर है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे देखो, इसमें इस वाले में देखो कि जीरो मैट्रिक्स या फिर इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होंगे। ठीक है, ज़ीरो होंगे, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक ए मैट्रिक्स, इसके सब एलिमेंट ज़ीरो है। देखो कोई मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट सारे के सारे ज़ीरो है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है या फिर उस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। इसमें एक चीज़ देखना हमें कि अगर ज़ीरो भी है तो कहीं ना कहीं रो तो होगा ही, कॉलम तो होगा ही, तो वही चीज़ हमें देखना है। हमें सिर्फ अगर ऑर्डर पूछा गया है तो हमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सोचना है कि उसके अंदर एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो ये तीन मैट्रिक्स है जो कि आप लोग देख सकते हो, जिसको हम नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो तो नॉन ज़ीरो होंगे, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सबके सब हमारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये कुछ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। सिमिलरली 2x2 मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायगोनल वाले जो एलिमेंट है वो तो हमारे नॉन जीरो है, लेकिन नॉन डायगोनल जो है हम सीधा ऐसा वाला डायगोनल देखेंगे, ऐसा वाला। ठीक है, ना कि हमें ऐसा वाला नहीं देखना है, ऐसा वाला नहीं देखना है। ठीक है, हमको सिर्फ ये वाली लाइन देखनी है बस, और इसके अलावा और कुछ हमें नहीं देखना है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि एक तो ये है और एक ये है जो कि नॉन डायगोनल में हम काउंट करेंगे इसको, तो ये ज़ीरो है। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन ज़ीरो एंड अदर देन मेन डायगोनल जो है, जो मेन डायगोनल है उसमें जो जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, सबके सब ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो स्केलर मैट्रिक्स की मैं अगर बात करूँ तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आप यहाँ पर नोटिस करोगे सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके जैसा ही है, नॉन डायगोनल वाले भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब जो है हमारे क्या है, ज़ीरो है। लेकिन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या स्क्वायर में जो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, आपसे सवाल है क्या स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसको कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना। ऑल द स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स विच इज़ ट्रू और फॉल्स, कैलकुलेट करके आप लोग मुझे बताना। पहला, दूसरा, ऑल दी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर, इसको भी आपको बताना है ट्रू या फिर फॉल्स। आंसर कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग जो है वाकई में चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आप लोग इसको देना। अब देखो यहाँ पर एक 2x2 का मैट्रिक्स है, इस यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे सबके सब सेम है, सेम होना चाहिए बस। बाकी नॉन डायगोनल तो इसमें मतलब ही नहीं है, इसको हमें ज़ीरो ही करना है।
तो ये चीज़ रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर हम इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements on the main diagonal are 1 and all other elements are 0. It's often denoted as in where n is the order of the matrix, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना है हमें, ये मैंने आपको सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स बताया, फिर मैंने आपको स्केलर मैट्रिक्स बताया, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा के लिए सेम होना चाहिए और सेम के साथ साथ 1 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ हो गया 1 और बाकी सब के सब नॉन डायगोनल में तो वही है, सेम चल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही, जो कि 0 है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से बाकी इसको भी देख सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से ये है, पहला क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या दिया जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने दे ही दिया है, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रू या फिर फॉल्स। दूसरा मैं यहाँ पर देता हूँ, ऑल दी यूनिट मैट्रिक्स आर डायगोनल, ट्रू या फिर फॉल्स, बताइए। इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा आप लोग। कुछ क्वेश्चन और बना दूँ इसमें, चलो मैं और बना देता हूँ, थर्ड वाला, चलो यहाँ ले लो, ऑल दी स्केलर मैट्रिक्स आर, ऑल दी स्केलर मैट्रिक्स आर यूनिट, है ना, ट्रू या फिर फॉल्स में आंसर करना है आपको। फोर्थ वाला देखते हैं, ऑल दी यूनिट मैट्रिक्स आर स्केलर, चलिए आंसर करिएगा इसको। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है आपको इसमें, ठीक है, फिर आंसर करिएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अपर ट्रायंगुलर बहुत इजी है। देखो अपर ट्रायंगुलर जब भी मैं कहूँगा ना तो ट्रायंगल अपर से बनेगा, ठीक है, ऊपर से ट्रायंगल बनेगा, ध्यान रखना। मेन डायगोनल तो छोड़ो, इसे मेन डायगोनल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन मेन डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा, और वो ट्रायंगल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये बन रहा है ना, मेन डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बन गया, बाकी नीचे सब जीरो हो जाएंगे। अपर मतलब ऊपर ट्रायंगल बनेगा, क्लियर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है ऊपर ट्रायंगल बनेगा। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, नीचे ट्रायंगल बनेगा। मेन डायगोनल देखो, मेन डायगोनल से नीचे, तो यहाँ पर ये मेन डायगोनल हो गया, और इसके नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, वो आप देख लो यहाँ पर, ये बन गया, और यहाँ से ये बन गया। और चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ये समझ में आ गया। देखो मेन डायगोनल से नीचे जो है ना वो हमारा इसमें ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स। देखो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना चीज़ों को। टू मैट्रिसेस आर ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब ऑर्डर इनका सेम हो और साथ ही साथ इनके जो एलिमेंट्स है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि पहला वाला एलिमेंट पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे के बराबर। सिमिलरली ये वाले इसके, ये वाले इसके, ये वाले इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये जनरली हमारा बन जाएगा, ए का जो मान हमारे पास आ रहा है वो 0 आ रहा है, बी का जो मान आ रहा है वो 3 आ रहा है, वाई का जो मान आ रहा है वो 4
4 आ रहा है, सही है। C का जो मान आ रहा है वो 6 आ रहा है, और X का जो मान आ रहा है वो 7 आ रहा है, और Z का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 6। तो आप देख लीजिए इन मैट्रिक्स में अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाला जाए। वैसे है क्वेश्चन तो काफ़ी सारा है मेरे, इसमें से मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें से मैं एक बार देख लेता हूँ ताकि आपको कुछ क्वेश्चन मैं ऐसा दे सकूँ जिससे कि आपको इक्वल मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। निकाल लेता हूँ एक बार अच्छा सा कोई बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मिल गया है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ। चलो चलो यहीं पे करवा देते हैं, यहीं करवा देते हैं, ठीक है, यहीं पे करवा देते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं कि इफ़ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है x प्लस वाई 1 एंड 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है 2,5 1 4, ठीक है, ये दिए हुए हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मैट्रिक्स जो है दोनों बराबर कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो पहला वाला एलिमेंट ऑब्वियसली बात है पहले के बराबर हो ही जाएगा। तो देखो x बराबर, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, x बराबर 2 मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई जो है यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3। तो x का वैल्यू भी यहाँ से इस प्रकार से बोल सकता है, ऐसा क्वेश्चन मिल भी सकता है आपको, ये ध्यान रखना, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल भी सकता है, तो उसको ध्यान रखिए, इस प्रकार से ही हमें सॉल्व आउट करनी है। चलो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, इक्वल मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था ना। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले तो एडिशन की बात करते हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। दो मैट्रिक्स का एडिशन हम जो है कैसे कर सकते हैं। चलो मान के चलो एक मैट्रिक्स A है मेरे पास जो कि है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स मेरे पास B है जो कि है -1 0 0 और यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब मुझे A प्लस B निकालना है, मतलब एडिशन करना है। एडिशन के लिए एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है कि जो मैट्रिक्स है ना उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो हम उसका मैट्रिक्स का एडिशन हम कर सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, डिफाइन होगा। तो हम पहले वाले एलिमेंट को पहले के साथ जोड़ देंगे, मतलब 1 और यहाँ पर -1 तो 0 हो जाएगा। 2 को चलो एक बार मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 प्लस -1, फिर 2 प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 3 प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 4 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये 0, ये 2, ये 3, ये 5। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर 3×3 का मैट्रिक्स है तो उसमें भी सेम आपको एलिमेंट वाइज क्या करने हैं, जोड़ने ही होते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन में जैसे अभी हमने जोड़ा है ना वैसे ही हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ घटा देने हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है मान के चलो 5 6 3 1 है, और एक मैट्रिक्स B है जिसमें है 1 0 0 1 है। अब मुझे क्या करना है, A माइनस B को निकालना है। तो यहाँ से 5 में से अगर 1 को घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, 6 में से 0 घटाऊंगा तो 6, 3 में से 0 घटाऊंगा तो 3, 1 में से 1 को घटाऊंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास A माइनस B भी इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। अब वो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सही भी है। देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, तो एक मैट्रिक्स A दिया है तो इसमें हमारे पास एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है, मान के चलो कि 1 0 0 1 दिया है। अच्छा ले लेते थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में, कोई बात नहीं, चलो आप कहोगे कि सर बार बार एक ही मैट्रिक्स उठा रहे हो आप, है ना। चलो यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं,
2 ले लेते, 1 ले लेते, चलो ऐसा ले लेते। अब a इंटू बी निकालना, देखो इसमें कुछ रूल्स है, आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मान के चलो कि आपको दो मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ना और अच्छे से क्लियर हो। मान के चलिए कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n का, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कॉलम देखना है हमें, पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसका हमें कॉलम देखना है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमें क्या देखना है, रो देखना है, ठीक है। क्या देखना है, इसका रो देखना है, रो, और इसका क्या देखना है, हमें कॉलम देखना है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर बनेगा ना, a इंटू बी का जो ऑर्डर बनेगा, ए बी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, m और p बनेगा, ठीक है, ये ऑर्डर बन जाएगा, बस ये देखना है। तो पहले वाले का जो रो है, देखो हमारे पास कितना दो है, 2 है और 2 है, यहाँ पर भी 2 गुणा 2 का है। तो पहले वाले का कॉलम देखना है, दूसरे वाले का रो देखना है। तो ये बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चूंकि यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पहले कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो है, इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 का 5 के साथ तो 5 हो जाएगा, 2 का 2 के साथ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का फिर 3 के साथ, फिर 2 का 2 के 1 के साथ, तो 2 1 2 हो जाएगा, फिर 3 का 5 के साथ तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 4 का 2 के साथ तो 8 हो जाएगा, तो 3 का 3 के साथ तो 9 हो जाएगा, 4 का 1 के साथ तो 4 हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पर अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 4 9, 3 2 5, और यहाँ पर 8 3 23 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी 9 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से एग्जिस्ट हो सकता है आपको पता हो, लेकिन हमारा काम है बेसिक से पढ़ाना और बहुत ही A to Z सारा चीज़ें आप लोगों को बताना, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस अंडर द एडिशन, एंड एडिशन में देखो एडिशन का मैट्रिक्स जो है क्लोजर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, क्लोजर होता है। इसके लिए कलर थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ। क्लोजर की मैं अगर बात करूँ तो a प्लस बी वापस से जो है वो मैट्रिक्स क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी होता है, इन्वर्स होता है, ये सब मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में बता रखा है लॉ। तो क्लोजर कम्यूट भी होता है, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूट होता है, चाहे आप a को b के साथ जोड़ो या b को a के साथ जोड़ो तो ये कम्यूट करेगा। एसोसिएट भी करेगा मैट्रिक्स का जो एडिशन है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूँ तो a को अगर नल मैट्रिक्स के साथ जोड़ दूँ, मैं जीरो मैट्रिक्स के साथ जोड़ दूँ तो वापस से हमें a मिल जाएगा, तो जीरो मैट्रिक्स उसका आइडेंटिटी हो जाएगा। ऐसे ही इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, a का अगर एक मैट्रिक्स a है तो उसका जो माइनस a है वो उसका इन्वर्स हो जाएगा ताकि आइडेंटिटी दे दे। कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है, a प्लस बी और b प्लस सी है तो यहाँ से a c से c कैंसिल हो जाता है, a का बराबर b के बराबर हो जाता है। स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ए बी a प्लस बी अगर मैं करूँ तो के ए प्लस के बी के बराबर हो जाता है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करूँ तो एसोसिएटिव तो होता ही है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो ए को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। ए को अब सी को राइट साइड से ऑपरेट करवा रहे तो ए सी प्लस बी सी यहाँ पर आ जाएगा। अब नॉन कम्यूटेटिव होता है, अब जैसे एडिशन में हमारा कम्यूटेटिव हो रहा था, ए बी जो है बी ए के बराबर हो रहा था, सहचारी नियम जिसको हम बोलते हैं इसमें जो है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है नॉन कम्यूटेटिव, हाँ तो नॉन कम्यूटेटिव के लिए देखो ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ तो आपस में अगर रिवर्स कर रहा हूँ तो जैसे ए बी है बी ए कर रहा हूँ, ए बी है और बी ए निकाल रहा हूँ तो ए बी जो है बी ए के कभी भी बराबर नहीं होगा, और बराबर तभी हो सकता है जब इनमें से एक मैट्रिक्स जो है हमारा क्या हो, आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है। एक मैट्रिक्स का आइडेंटिटी हो जाए। आइडेंटिटी की बात करें तो एग्जिस्ट करता है। इनवर्स जीरो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जीरो मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्केलर कॉम्पेटिबिलिटी की बात करूँ तो ए के और ये ट्रू होता है, ये जो है प्रॉपर्टी भी सही है, ठीक है। नाउ ट्रांसपोज की मैं बात करूँ तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, बस ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अगर एक मैट्रिक्स है ए है 1 2 3 4 5 6, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाला तो उसको हम दिखाते हैं ए ऑफ टी से, और ये क्या हो जाएगा भैया, रो कॉलम में बदल जाएगा। पहला वाला रो को पहले वाले कॉलम में लिख दो, दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम में लिख दो, तो ये जो है हमारा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ के भी देख सकते हो, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज एन एम एन मैट्रिक्स
देन द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ऑफ टी, और समटाइम ए डैश से भी हम इसको डिनोट करते हैं, इज द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हुज आई जेथ एलिमेंट इज द जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए बन जाता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो अगर देखो ऑर्डर है तो 2 गुणा 3 का है, और इसका जो ऑर्डर बन गया वो हमारा 3 गुणा 2 का बन गया। तो बस यही इसमें हमारे पास क्या है, फ़र्क है। ट्रांसपोज में हमें ये देखना होता है रो को कॉलम में और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज हो गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको एक आध टॉपिक और बतानी पड़ेंगी, बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज के बाद जो है आपको पढ़ना चाहिए इसमें सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और उससे पहले ही मैं आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बता देता हूँ। चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। पहला जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं देखो ए डैश का फिर से डैश निकालता हूँ तो वापस से ए के बराबर आ जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी में की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मैं अगर ए बी का अगर होल डैश निकालता हूँ तो वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ए प्लस बी का अगर मैं होल डैश की बात करूँ तो वो बी डैश प्लस ए डैश के बराबर हो जाता है। ऐसे ही चौथे प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, चौथे प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो इसको लिखाने की, चलो पहले तो फिलहाल तो ये 3 ही रखने दो आप। चलो एक प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूँ आपको। अगर मैं के ए का होल डैश करता हूँ तो वो के इंटू ए डैश के बराबर हो जाता है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी है वैसे तो, चलो कोई नहीं, लिख लो आप, इसको भी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ना हम एक टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, और वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखो कोई भी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ए और ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वो हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए को ट्रांसपोज कर रहा हो और दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब क्या है कि सबसे पहला कंडीशन तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि जो m है और जो n है वो बराबर होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रोज जो है बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर अगर है तो कैसा मैट्रिक्स होगा? इट इम्प्लाई इट इज शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये पहला तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा अगर मैं देखूं तो जितने भी ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बराबर होना चाहिए ए जे आई टाइप के एलिमेंट के, वो हमारे बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो वो हमारा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? वो हमारा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 2 4, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 7। तो आप देख पा रहे हो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एक का ट्रांसपोज निकाल कर देख लो, 1 2 3 2 4 5, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 3 5 और 7। तो देखो ए और ए ट्रांसपोज जो है दोनों बराबर आ गए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप लोग देखिए यहाँ पर जितने भी देखो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है। बाकी रही बात डायगोनल की, डायगोनल से मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, क्लियर।
डायगोनल जो एलिमेंट है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। डायगोनल जो एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी सिमिलरली आप देखो, डायगोनल तो बदला नहीं है, डायगोनल तो नहीं बदला है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, इस 5 को मैं गलत हो गया लग रहा है, हाँ इस 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस 5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब बाकी आप देखो ना, जितने भी एलिमेंट्स है वो सब सेम ही है, अपनी अपनी जगह पर ही है, वो बदला नहीं है। मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर भी वो सी चीज़ बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है हमारा सिमेट्रिक है। अगला हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, अच्छा ठीक है, हाँ एंटी सिमेट्रिक नहीं, इसकी ये है सिमेट्रिक, और इसके बाद आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए इसमें सबसे पहला तो इसमें मैट्रिक्स शुड भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जितने भी ए आई जे वाले एलिमेंट्स है वो बराबर होना चाहिए फॉर एवरी आई बराबर जे के लिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट शुड बी डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। एलिमेंट्स शुड बी 0। शुड बी 0, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ तीसरा अगर मैं बात करूँ, जितने भी ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स होंगे ना, वो हमारे माइनस के जे आई वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आप लोगों को, तो मैं ये एग्जांपल देना प्रेफर करूँगा। देखिए ठीक है, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में सबसे पहले तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा मैंने क्या बताया कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो इसको पहले तो 0 फिक्स कर दो, ठीक है, 0 फिक्स कर दिया। अब जितने भी आई जे वाले एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ वाला ले रहा हूँ तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे माइनस का 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अगर माइनस का 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस का 1 होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं माइनस का 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस का 3 होना चाहिए। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल करके देख लो, वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, 4th नंबर यहाँ पर आप ऐड कर लेना। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ ए के बराबर आए। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का भी मैंने आपको बता ही दिया है, सिमेट्रिक का भी मैंने आपको बता ही दिया है। ए बराबर ए ट्रांसपोज आता है और ए ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन था जो कि मुझे आप लोगों को बताने थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है अभी इसमें हम और भी चीज़ें करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम फ़िलहाल इतना ही सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी काफ़ी सारा सॉल्व करने वाले हैं। अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छे मैट्रिक्स है, उनको भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो सही लगे आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारे चैनल में LT ग्रेड, GIC, DSSB, TGT, PGT, नवोदय विद्यालय समिति और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए हमारे चैनल में प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। तो ज़्यादा से जुड़ जाइए, कोई भी कॉस्ट आप लोगों से नहीं लिया जाता है, बिल्कुल भी फ्री में आपको एजुकेशन दिया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।